हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावाद युग पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग पढ़ा है। अब इसी क्रम में हम देखेंगे छायावादी युग। छायावादी युग की जो शुरुआत होती है वो होती है 1919 ईस्वी से। 1919 ईस्वी का एक समय था। उस दौर में कुछ कवि हुए जिन्होंने प्रकृति का चित्रण किया, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया। ऐसे कवियों को इस छायावाद युग में रखा गया। मित्रों, ये छायावाद कब से कब तक चला, इसका जो समय था वो कब से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक। कब तक चला? 1919 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक चला। साथियों, इस छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा जाता है। हम बात करते हैं इस युग की जिसमें सभी कवि अपनी अपनी कविताओं को करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थे, स्वच्छंद थे। किसी भी छंद में प्रयोग कर सकते थे, किसी भी छंद का प्रयोग कर सकते थे। तो इसीलिए इसे छायावादी युग कहा जाता है, स्वच्छंदतावादी युग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं छायावादी युग में 4 ऐसे महान कवि और कवयित्री हुए जिन्होंने अनेक विधाओं में अनेक प्रकार की रचनाएं की। महाकाव्य भी लिखे गए, कहानी भी लिखी गई, निबंध भी लिखे गए, संस्मरण भी लिखे गए। हम बात करते हैं छायावादी युग की विशेषताओं की। छायावादी युग की कुछ विशेषताएं थी जिसमें हम सबसे पहली विशेषता को देखते हैं। और वो पहली विशेषता कौन सी है? वो है व्यक्तित्ववाद की प्रधानता। वो कौन सी है? व्यक्तित्ववाद की प्रधानता। अब दूसरी विशेषता की बात करते हैं। छायावाद की दूसरी विशेषता क्या है? तो साथियों, दूसरी विशेषता है सौंदर्य की भावना। दूसरी विशेषता क्या है? सौंदर्य की भावना। प्रेम व श्रृंगारिकता अगली विशेषता है इसकी, प्रेम व श्रृंगारिकता। फिर हम बात करते हैं कि अगली विशेषता क्या है। कई विशेषताएं थी जिनको समाहित करके, जिनको मिला करके एक छायावाद का निर्माण हुआ। छायावाद एक समय बनाया गया, एक काव्य लेखन परंपरा को विकसित किया गया। हम अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली विशेषता आती है वेदना और निराशा। वेदना और निराशा का स्वर। फिर अगली विशेषता है इसकी प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीकरण। अगली विशेषता है राष्ट्रीय प्रेम। ये इतनी विशेषताएं हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, वीडियो को पूरा देखिएगा और देखने के बाद समझ में नहीं आई होगी उसको बताइएगा। और मैं इस वीडियो के लास्ट में एक फ़ोटो डाल दूँगा और उस फोटो को देख करके सब लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। वैसे तो मैं जैसे बोलते जा रहा हूँ वैसे भी नोट बना लीजिएगा। सभी लोग नोट बनाते चलिएगा,
लिखते चलिएगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक फोटो जिसको मैंने अपने हाथों से लिखा है, इस छायावाद के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने लिख दिया है, तो उनको देख करके नोट कर लीजिएगा। शेष कोई बात अगर अधूरी रह गई होगी तो उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9935511023 पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इस छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, इस युग के जो कवि हैं, छायावादी युग के जो कवि हैं, वो छायावाद के 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो हम इन कवियों के नाम भी नोट कर लेंगे और इनकी रचनाएं भी नोट कर लेंगे, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में और हाई स्कूल, इंटर के कोर्स में ये सभी जो रचनाएं हैं और जो कवि हैं, इनके विषय में कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी की। जयशंकर प्रसाद जी जिसकी वजह से बड़े प्रसिद्ध हुए, बड़े फेमस हुए, वो इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं और ये 15 सर्गों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, हिंदी साहित्य के लिए एक अमूल्य निधि है। इसके अलावा इनकी जो काव्य रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, उन काव्य रचनाओं में लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, ये इनकी काव्य रचनाएं हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके कुछ गद्य भी हैं, और उन गद्य में जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राजश्री, ये इनके नाटक हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। फिर बात करते हैं कि कुछ उपन्यास भी हैं। तितली, कंकाल, इरावती, ये जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास हैं। उपन्यास के अलावा इन्होंने कहानी भी लिखी है। कहानियों में आंधी, आकाशदीप, इंद्रजाल, छाया, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। अब हम बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं में वीणा, पल्लव, लोकायतन, उत्तरा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, ये इनकी रचनाएं हैं। ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। अगले कवि जो आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगले कवि कौन आते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो निराला की हम प्रमुख रचनाओं के विषय में जानेंगे, नोट कर लीजिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सरोज स्मृति, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, ये इतनी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आधुनिक युग की मीरा के नाम से जानते हैं, वो हैं महादेवी वर्मा जी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांध्य गीत, ये प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। और काव्य रचनाओं के अलावा कुछ गद्य रचनाएं भी हैं, जिसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये महादेवी वर्मा जी की गद्य रचनाएं हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले फिर मुलाकात होगी छायावादोत्तर युग के साथ। धन्यवाद मित्रों।